नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 1999 के कारगिल युद्ध की, लेकिन किसी आम तरीके से नहीं। हम बिल्कुल गहराई में जाकर इस भयंकर ऊंचाई वाले युद्ध के ऑपरेशनल सक्सेस और फेलियर को डिकोड करेंगे। आखिर 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर लॉजिस्टिक्स कैसे काम करते हैं, आर्टिलरी की क्या स्ट्रैटेजी थी और वो कौन से टॉप लेवल कमांड डिसीजंस थे जिन्होंने इस पूरे युद्ध की दिशा ही बदल कर रख दी। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस ऐतिहासिक मिलिट्री ऑपरेशन की बारीकियों में गोता लगाते हैं। ओके, तो सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे आज के रोड मैप पर। हम शुरुआत करेंगे ऑपरेशन बद्र के ओरिजिन से। फिर हम समझेंगे हाई ऑल्टीट्यूड यानी ऊंचाई की उन जानलेवा चुनौतियों को, तीनों सेनाओं की जॉइंट स्ट्रैटेजी को, और फिर जमीनी स्तर पर तोलोलिंग और टाइगर हिल की रणनीति को डिकोड करेंगे। आखिर में हम देखेंगे कि डिप्लोमेसी कैसे काम कर रही थी और इस युद्ध का फाइनल नतीजा क्या हुआ। सेक्शन 1, ऑपरेशन बद्र की शुरुआत। देखिए, कारगिल की नींव असल में बहुत पहले ही रखी जा चुकी थी। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो 1971 के युद्ध में मिली हार और 1984 के सियाचिन संघर्ष के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ असल में इन घटनाओं का जवाब देने के लिए एक बेहद सीक्रेट मिलिट्री प्लान बना रहे थे। ये वो ऐतिहासिक बैकग्राउंड है जिसे समझे बिना हम टॉप लीडरशिप के फैसलों को पूरी तरह नहीं समझ सकते। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1971 से लेकर 1998 के परमाणु परीक्षणों तक का सफर वैसे भी बहुत तनावपूर्ण था, लेकिन सबसे बड़ा विरोधाभास या कहें कॉन्ट्राडिक्शन 1999 में देखने को मिलता है। एक तरफ फरवरी 1999 में शांति के लिए ऐतिहासिक लाहौर डिक्लेरेशन पर साइन हो रहे थे। दोनों देशों की सिविलियन लीडरशिप शांति की बात कर रही थी, और ठीक उसी वक्त पर्दे के पीछे मिलिट्री लीडरशिप एक बेहद सीक्रेट प्लान पर काम कर रही थी। सोचिए, जनरल मुशर्रफ ने इस पूरे मिलिट्री बिल्डअप को अपनी ही चुनी हुई सरकार से पूरी तरह छिपा कर रखा था। कमांड के लेवल पर यह एक बहुत ही बड़ा डिस्कनेक्ट था। तो इस टॉप सीक्रेट प्लान का नाम था ऑपरेशन बद्र। इनका मेन स्ट्रेटेजिक गोल बहुत क्लियर था, नेशनल हाईवे 1A पर कब्जा करना। अब आप पूछेंगे कि यही हाईवे क्यों? क्योंकि अगर ये हाईवे कट जाता तो सियाचिन ग्लेशियर पर मौजूद भारतीय सैनिकों की पूरी लॉजिस्टिक सप्लाई लाइन कट जाती। प्लान था उन्हें बिना रसद के वहां से पीछे हटने पर मजबूर करना। हैरानी की बात तो यह है कि खुद पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री को भी इस बड़े ऑपरेशन की भनक तक नहीं थी। और इसका खुलासा कैसे हुआ? बिल्कुल अप्रत्याशित तरीके से। बटालिक में ताशी नाम ग्याल नाम का एक स्थानीय चरवाहा अपनी खोई हुई याक ढूंढने गया था, और वहां उसने पठानी सूट में हथियारबंद लोगों को बंकर बनाते देखा। सेक्शन 2, हाई ऑल्टीट्यूड चैलेंज। कारगिल में सबसे बड़ा दुश्मन सिर्फ सामने खड़ी सेना नहीं थी, बल्कि खुद वो पहाड़ और वहां का जमा देने वाला मौसम था। इस पूरे युद्ध में जियोग्राफिकल कंडीशंस ने हर स्ट्रैटेजी को डिक्टेट किया और माउंटेन वॉरफेयर की असली परीक्षा ली। आप जरा दोनों देशों की शुरुआती स्थितियों पर गौर कीजिए, ये बहुत ही दिलचस्प है। माउंटेन वॉरफेयर का एक बेसिक रूल है, हमला करने वाली सेना को ऊंचाई पर बैठे दुश्मन को हराने के लिए कम से कम 1 के मुकाबले 6 या 9 के रेशियो में सैनिकों की जरूरत होती है। शुरुआती हफ्तों में पाकिस्तान के पास यही टैक्टिकल एडवांटेज था। उनके सैनिक ऊंची चोटियों पर पहले से बंकर बनाकर सेट थे, और दूसरी तरफ भारतीय सेना को बिना किसी कवर के एकदम खड़ी चढ़ाई करनी पड़ रही थी। ऑपरेशनल नजरिए से देखें तो ये एक भयानक लॉजिस्टिक चुनौती थी। 16 से 17 हजार फीट, ये वो भयानक ऊंचाई थी जहां ये लड़ाइयां लड़ी जा रही थीं। जरा सोच कर देखिए, इस बर्फीले रण क्षेत्र में तापमान और ऑक्सीजन दोनों ही जानलेवा स्तर तक कम होते हैं। सैनिकों को इस खून जमा देने वाली ठंड में 12 से 13 घंटे तक पहाड़ों पर चढ़ना पड़ता था। उनके सामने एक बहुत ही मुश्किल चुनाव होता था, अपने साथ 2 किलो एक्स्ट्रा राशन ले जाएं या एक्स्ट्रा गोला बारूद। और आपको जानकर हैरानी नहीं होगी, उन्होंने हमेशा हथियारों को चुना। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी कमांडरों की सबसे बड़ी ऑपरेशनल गलती ये रही कि उन्होंने इतनी ऊंचाई पर अपने सैनिकों के लिए किसी सॉलिड लॉजिस्टिक सप्लाई लाइन की योजना ही नहीं बनाई थी। नतीजा, जब भारत ने पलटवार किया तो उनके सैनिक बिना रसद के उन चोटियों पर फंस गए। सेक्शन 3, ट्राई सर्विस ऑपरेशनल स्ट्रैटेजीज। शुरुआती झटकों और लगातार हो रही गोलाबारी के बाद ये एकदम साफ हो गया था कि सिर्फ जमीनी हमले से काम नहीं चलने वाला। इस मुश्किल हालात में भारतीय सेनाओं को अपनी स्ट्रैटेजी तुरंत बदलनी पड़ी और एक जॉइंट अप्रोच अपनाना पड़ा। अब देखते हैं कि ये जॉइंट ऑपरेशन कैसे काम कर रहा था।
स्ट्रैटेजी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। थल सेना लीड कर रही थी ऑपरेशन विजय, जिसका काम था जमीनी चोटियों को वापस पाना और कंट्रोल स्थापित करना। फिर वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया, लेकिन एक बहुत ही सख्त नियम के साथ कि किसी भी कीमत पर लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी पार नहीं करनी है। और इधर समंदर में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन तलवार के जरिए अरब सागर में नाकेबंदी शुरू कर दी, ताकि पाकिस्तान पर भारी इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक दबाव बनाया जा सके। पूरा का पूरा एक सिंक्रोनाइज्ड एफर्ट। सच कहूं तो ये मैक्रो लेवल अडेप्टेशंस ही थे जिन्होंने इस युद्ध का पूरा मोमेंटम बदल दिया। पहाड़ों पर तेज हवाओं की वजह से नॉर्मल बॉम्ब अक्सर अपने टारगेट से भटक जाते हैं, तो वायुसेना ने तुरंत अपनी स्ट्रैटेजी बदली और मिराज 2000 जेट्स के जरिए लेजर गाइडेड प्रिसिजन अटैक्स शुरू किए। ये सिर्फ कोई फैंसी टेक अपग्रेड नहीं था, ये उस वक्त की सख्त ऑपरेशनल जरूरत थी। साथ ही हेलीकॉप्टर्स ने उन दुर्गम चोटियों तक जरूरी एयरड्रॉप्स पहुंचाए। और समंदर में नौसेना की नाकेबंदी का डर इतना ज्यादा था कि पाकिस्तान को अपने युद्धपोत और ऑयल सप्लाई कराची से हटाकर मकरान शिफ्ट करने पड़े। एकदम मास्टर स्ट्रोक। सेक्शन 4, टोलोलिंग और टाइगर हिल टैक्टिक्स। चलिए अब इस बड़े मैक्रो लेवल से जरा जमीनी स्तर की क्रूर वास्तविकता पर आते हैं। टाइगर हिल और टोलोलिंग जैसी चोटियों को वापस पाना सिर्फ एक सिंबॉलिक जीत नहीं थी। नेशनल हाईवे 1A को सुरक्षित करने के लिए इनकी टैक्टिकल अहमियत सबसे ज्यादा थी। 10,000 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। टोलोलिंग की लड़ाई में 1200 तोपों से दागे गए आर्टिलरी शेल्स का ये विशाल आंकड़ा हमें बहुत कुछ बताता है। यहाँ भारतीय सेना की एक बहुत बड़ी ऑपरेशनल सक्सेस थी। बोफोर्स तोपों का शानदार इस्तेमाल। उन्हें एक रेयर डायरेक्ट फायर रोल में यूज किया गया, मतलब तोपों का मुंह सीधे ऊपर पहाड़ों की तरफ करके दुश्मन के बंकरों को तबाह किया गया। इस आर्टिलरी टैक्टिक ने सचमुच पाकिस्तानी डिफेंस की कमर तोड़कर रख दी। अब जरा इस वर्टिकल असॉल्ट स्ट्रैटेजी के स्टेप्स को देखिए। दिन के उजाले में होने वाले सीधे हमलों के भारी नुकसान के बाद भारतीय सेना ने एक बेहद कॉम्प्लेक्स रणनीति अपनाई। स्टेप 1, पहले भारी आर्टिलरी और हवाई हमलों से दुश्मन के डिफेंस को कमजोर करना। स्टेप 2, दुश्मन की नज़रों से बचने के लिए रात के अंधेरे में कई दिशाओं से यानी मल्टी डायरेक्शनल हमले करना। स्टेप 3, लगभग 90 डिग्री की खड़ी चट्टानों पर रस्सियों के सहारे वर्टिकल चढ़ाई करना। और फाइनली बंकरों के अंदर घुसकर एकदम आमने सामने की हैंड टू हैंड कॉम्बैट करना। माउंटेन वॉरफेयर में अडैप्टेबिलिटी का इससे बेहतरीन उदाहरण शायद ही कोई हो। इन सब भयानक टैक्टिकल लड़ाइयों के बीच कुछ ऐसी आवाजें भी थीं जो हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गईं। पॉइंट 5140 पर कब्जा करने के बाद कैप्टन विक्रम बत्रा का वो मशहूर विजय संदेश, ये दिल मांगे मोर, ये सिर्फ एक नारा नहीं है। यह हमें उन सैनिकों के अदम्य साहस, उनकी सामरिक सफलताओं और दोनों तरफ के सैनिकों द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाता है। ये इस युद्ध का वो मानवीय पहलू है जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। सेक्शन 5, कूटनीति और नेतृत्व के फैसले। देखिए, युद्ध सिर्फ बर्फीले पहाड़ों पर ही नहीं लड़े जाते, बल्कि इंटरनेशनल मंचों और बंद कमरों में भी लड़े जाते हैं। अब हम फोकस करेंगे उन जियोपॉलिटिकल दांव पेंच पर जिन्होंने इस संघर्ष को खत्म करने में एक अहम भूमिका निभाई। डिप्लोमैटिक फ्रंट पर 4 जुलाई का दिन एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ सीधे वॉशिंगटन पहुंचे, इस उम्मीद में कि अमेरिका बीच बचाव करेगा। लेकिन यहाँ पाकिस्तानी टॉप कमांड का एक भयानक फेलियर सामने आया। उन्होंने इंटरनेशनल रिएक्शन और न्यूक्लियर युद्ध के डर का बिल्कुल ही गलत आंकलन कर लिया था। CIA की इंटेलिजेंस रिपोर्ट कह रही थी कि पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों को मूव कर रहा है। इस खतरे को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने किसी भी तरह की मदद से साफ इनकार कर दिया और पाकिस्तान को तुरंत अपनी सेनाएं पीछे हटाने का सख्त निर्देश दिया। पाकिस्तान अब कूटनीतिक रूप से पूरी तरह अलग थलग पड़ चुका था। सेक्शन 6, द ऑपरेशनल आफ्टरमैथ। अब हम आ गए हैं अपने इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर। चलिए देखते हैं कि इस पूरे संघर्ष के मिलिट्री और पॉलिटिकल धागे आखिर में कैसे सुलझे और इसका क्या परिणाम हुआ। आइए इस घटनाक्रम पर नजर डालते हैं। 4 जुलाई को पाकिस्तानी सेना हटाने पर राजी हुआ और 26 जुलाई तक युद्ध ऑफिशियली खत्म हो गया। लेकिन जरा सोचिए, पीछे हटने के समझौते से पहले ही पाकिस्तानी सेना की ऑपरेशनल फेलियर बिल्कुल साफ हो चुकी थी। न कोई एयर सपोर्ट था, न रसद बची थी और पूरी दुनिया से वो अलग थलग पड़ चुके थे। इतनी ऊंचाई पर फंसे सैनिकों के लिए लीडरशिप के पास कोई एग्जिट स्ट्रैटेजी ही नहीं थी। इस भयानक कमांड फेलियर का नतीजा ये हुआ कि ठीक कुछ महीनों बाद अक्टूबर में जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तान में मिलिट्री कू यानी तख्ता पलट कर दिया। एक ऑपरेशनल विफलता ने पूरे सिविलियन लीडरशिप को ही उखाड़ फेंका।
तो अंत में मैं आपके सामने एक बड़ा सवाल छोड़ना चाहता हूँ। अत्यधिक ऊंचाई वाले युद्ध की एक क्रूर वास्तविकता हमारी मॉडर्न मिलिट्री स्ट्रैटेजी और न्यूक्लियर डिप्लोमेसी की समझ को कैसे बदलती है? जरा सोचिए, जब दो परमाणु संपन्न देश 17,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ते हैं, तो हर एक छोटा सा लॉजिस्टिक या टैक्टिकल फैसला सिर्फ एक पहाड़ी चोटी तक सीमित नहीं रहता, वो पूरे रीजन की स्टेबिलिटी को हिला सकता है। मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स को समझने के लिए इन ऑपरेशनल बारीकियों को समझना बिल्कुल क्रूशल है। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।